तो रोग में वातिक, पैतिक और कफज रोगों में क्रमशः घृत, सिता और मधु के साथ इसका सेवन कराना है। वातिक रोगों में घृत के साथ, पैतिक रोगों में सिता यानी मिश्री, कफज रोगों में मधु के साथ। इजी है, कफ को तोड़ेगा मधु, वात को घृत जीत लेगा। पित्त में सिता, क्योंकि सिता जो है शर्करा ठंडी होती है, शीतल होती है, आपने पढ़ा भी है, रक्त को रोकने के काम में आती है ना। दाह की कंडीशन में भी देखा था हमने जब महाकषाय पढ़े थे। याद होंगे नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे। विबंध में, विबंध में गुड़ के साथ देना है गुरुजी को। अगर विबंध हो रहा हो कॉन्स्टिपेशन तो गुड़ के साथ। आम वात की कंडीशन में शुंठी के साथ, और वात रक्त में एरंड तेल के साथ। तो नीति, वैसे आम वात में श्रेष्ठ स्नेह कौन सा बोला गया? सर आम वात में से एरंड तेल। एरंड तेल है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ आम वात में शुंठी ही लिखा हुआ है और वात रक्त में एरंड तेल लिखा हुआ है। इसको इस तरह याद रखना है। तो वातिक रोगों में घृत, पैतिक में सिता, कफज में मधु, विबंध में गुड़, आम वात में शुंठी और वात रक्त में एरंड तेल। नेक्स्ट आमलकी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हरित की समम धात्री फलम, कि हरित की के जैसा ही है धात्रीफल। धात्रीफल यानी आंवला। लेकिन अंतर क्या है इसके अंदर? तो कह रहे हैं कि रक्त पित्तम प्रमेयगनम परम वृक्ष रसायनम, कि रक्त पित्त को और प्रमेह को हरने में हरितकी के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा वृक्ष है और रसायन भी है, ये गुण बता रहे हैं इसके। तो याद रखना, रक्त पित्त में आंवला ज्यादा बेहतर है, प्रमेह में आंवला ज्यादा बेहतर है। आप पढ़ोगे, मैंने आज आपको लेक्चर दे दिया है अग्रे का, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। तो वहां ये बात मिलेगी आपको कि आंवला बेहतर होता है वहाँ। अब आंवले की बात आई तो त्रिफला भी याद आ गया हमें, क्योंकि त्रिफला का भाई कंटेंट है आंवला इक्वली होता है, 33% यही है। तो नॉर्मली जो हम लोग त्रिफला समझते हैं वो इन तीन द्रव्यों को समझते हैं, हरड़ वहेड़ा आंवला, या हरित की, विविध की और आंवला की। इनकी संख्या लिखी है, कितनी कितनी संख्या में लेते हैं। तो हरित की 1, विविधक 2 और आंवले 4। इनको कब कब खाना है? तो हरित की को कह रहे हैं जरणांते, विभितक प्राग भुक्तवते और आंवला भुक्तवते यानी भोजन के बाद। तो हरितकी का सेवन जब भोजन डाइजेस्ट हो जाए, अगर भूल जाओ तो ये भी एक तरीका है कि हरितकी क्या करती है, वात का अनुलोमन करती है। ठीक है, और जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तभी वात जनरेट होगा, तो हमें उसी का तो अनुलोमन करना है, तो एंड में ही देने में फायदा है। ठीक है ना। विविधक देते हैं प्राग भुक्तवा, भोजन करने के पहले, और आंवला देते हैं भुक्तवा, भोजन करने के बाद। इसे याद करने के लिए हम एक कोड याद रखते हैं। एक तरफ तो लिख लिया हरड़ वहेड़ा आंवला, हरित की विविध की आंवला की, और इसके सामने हम लिख लेंगे वाह, जैसे आपने इनको देखा तो आपने बोला वाह। तो वाह जो कोड है वो भेल का है। वाह यानी वी से विभितक, ए से आंवला की और एच से हरित की। चरक का तो नॉर्मल है हरड़ वहेड़ा आंवला, भेल का हो गया विविध की, आंवला की, हरित की। और ये क्रम जो है जरणांते प्राग भुक्तवते भुक्तवा, इसको याद करने के लिए हम याद रखते हैं जा प्रभु, जा प्रभु, जा से जरणांते, प्रा से प्राग भुक्तवते भोजन के पहले, और भू से भुक्तवा भोजन करने के बाद। तो पूरा कोड इस तरह हो जाता है अभी कि हरड़ वहेड़ा आंवला है। ठीक है, ये खाने कोई व्यक्ति आया होगा, ठीक है, तो उसका बहुत सम्मान करते होगे। लेकिन हरड़ वहेड़ा आंवला देख के आपने कहा कि भाई ये नहीं दे सकते आप, भले ही हमारे भगवान भी हो, तो जा प्रभु, उसको मना कर दिया कि हे प्रभु जाओ भैया, मैं नहीं दूंगा आपको, त्रिफला मुझे ही खाना है, रसायन है, तो जा प्रभु। ठीक है, जैसे ही आपने ऐसा कहा तो किसी ने आपको कहा अरे वाह, बहुत बड़ी बात है भाई, तुमने उसको मना कर दिया। वाह यानी VAH। तो अपने तरीके से अब याद कर लेना, रटा हुआ होना चाहिए, मैं कई बार पूछूंगा ये सवाल आपसे। ठीक है, अनुपान क्या होता है त्रिफला का? तो मधु सर्पी अनइक्वल अमाउंट में, ये याद रखेंगे। इस वाले त्रिफला को जो हमने अभी पढ़ा, इसको त्रिफला, महती त्रिफला या कषाय त्रिफला के नाम से भी जानते हैं। नीचे लिखे हैं तीनों पर्याय। तो कोई कषाय त्रिफला का है मतलब यही वाला त्रिफला खाना है उसको। बात करते हैं शारंगधर योग रत्नाकर की। उन्होंने हरण वहेड़ा आंवला, इसकी मात्रा बताई यही, 1, 2 और 4, इस तरह से। शारंगधर योग रत्नाकर।
ठीक है। हारित देखो, हारित ने बताया 1, 2 और 3। याद रखने का तरीका यह है, हारित जब लिखते हो तो 3 बनाना पड़ता है आपको, उल्टा 3 है देखो, 3 ऐसे लिखते हो, हारित का नाम इस तरह लिखोगे, हारित जैसे बना हुआ है, तो ऐसे याद रह जाता है, जिसके नाम के आगे 3 बना हुआ है, तो 3 आंसर है हारित। नेक्स्ट है भाव प्रकाश। पूछता है कि भाव प्रकाश के अनुसार हरण, वहेड़ा, आंवला जो है, इनका क्या रेशियो या किस तरह से होता है। तो हम याद रखते हैं कि 1, 1, 1, लेकिन ये जो बात हुई है ना 1, 1, 1, ये वजन से हुई है, कि वेट में इक्वल होने चाहिए, उन्होंने ये बात की है। और ये वेट में इक्वल कब होते हैं, जब आप 1 हरित की लो, 2 विवितक लो और 4 आंवले लो। ठीक है। तो आपसे लेकिन अगर पूछे कि भाव प्रकाश ने क्या बताया, तो आप इक्वल वाला चूज कर सकते हो, रियल में उन्होंने इक्वल ही लिखा है, कि उनको वजन से इक्वल कर लेना चाहिए। बल्कि कायदे में तो क्वेश्चन ही गलत है, भाव प्रकाश अगर पूछता है तो। ठीक है, क्योंकि भाव प्रकाश ने कहा इक्वल लेने चाहिए। वजन कितना होता है, कि जितना वजन 1 हरितकी में है ना, उतना ही वजन आपको करने के लिए 4 आंवले लेने पड़ेंगे, तब वजन बराबर होगा। ठीक है। या फिर 1 हरितकी के बराबर 2 विविधक लोगे, तब बराबर वजन होगा। 2 3 बच्चे सो रहे हैं आज क्लास में, क्या कारण है? ज्यादा पढ़ाई चल रही है? जो सोता दिखाई देगा उसी से सवाल करूंगा। जो मुझे चिरंबा लेता दिखाई दिया, या फिर आंखों पे हाथ रख के सोने की कोशिश करता दिखाई दिया, तो उसी से सवाल करूंगा अभी। तो हारित 1, 2, 3, भाव प्रकाश 1, 1, 1। आगे देखो, भाव प्रकाश ने कहा त्रिफला, कफ पित्त अग्नि, मेह कुष्ठ हरा सरा, चक्षुष्या दीपनी रुच्या विषम ज्वर नाशन। तो त्रिफला जो होता है, कफ और पित्त दोष को हरता है, पहले तो ये याद रखना, वात को नहीं हरता, कफ और पित्त को हरता है। प्रमेह में, कुष्ठ में लाभदायक है, नेत्रों के लिए तो अच्छा होता ही है। सोनिका, किसने बताया है नेत्रों के लिए अच्छा है ऐसा, कि रात्रि के समय लिया जाएगा मधु सर्पी के साथ? सर पहले नहीं, कोई और बता रहा है। काश वाग्भट वाग्भट वाग्भट। तो वाग्भट ने ऐसा बताया है कि रात्रि के समय अनइक्वल अमाउंट में लो, तो नेत्रों के लिए रसायन है। याद रखो सोनिका, इजी चीजें ड्रॉप कर रही हो। नेक्स्ट है विषम ज्वर नाशिनी, विषम ज्वर को नष्ट करने वाला है। सोनिका, बेटा विषम ज्वर में कौन सी यवागु पढ़ाई आपको मैंने? विषम ज्वर में सर गोमांस, गोमांस वाली। गव्यमांस। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो राज निघंटु। तो राज निघंटु ने मधुर त्रिफला, स्वल्प त्रिफला और सुगंधी त्रिफला, इस तरह से 3 त्रिफला बता दिए। तो मधुर त्रिफला की बात करें अगर हम, तो काश्मर्य, खरजूर और द्राक्षा। स्वल्प त्रिफला काश्मर्य, खरजूर और परुषक। सुगंधी त्रिफला जातिफल, पूग और लवंग। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, ये अलग 3 त्रिफला दे दी, पीछे आपने पढ़ा कषाय त्रिफला, हरित की, विविध की और आम्ल की। सबा, सबा। यस सर। बेटा समझ आ रहा है जो पढ़ रहे हो? जी सर। ठीक है, अब यहां से पहला चैप्टर मानता हूं मैं आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से जो पढ़ रहे हैं चिकित्सा स्थान से, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभा के नंबर सबसे ज्यादा आएंगे और सबसे ज्यादा जवाब देगी, है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो मधुर त्रिफला यहाँ देख रहे हो आप। तो मधुर त्रिफला काश्मर्य, खरजूर और द्राक्षा। ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, देखो, का और खा कॉमन है, चाहे मधुर त्रिफला कह लो चाहे स्वल्प त्रिफला कह लो, दोनों के अंदर काश्मर्य और खजूर ये कॉमन आए हैं, तो का और खा हमारे कॉमन हो गए। ठीक है। अब क्योंकि द्राक्षा यानी अंगूर ये तो मीठा होता है, तो मधुर त्रिफला में चला जाएगा। अगला है परुषक। तो मैं इस तरह याद रखता हूँ कि स्वल्प पुरुष यानी पुरुष की हाइट जो है कम है, जैसे वो बिग बॉस में एक आया था अभी ना, वो कहीं का था, अफगानिस्तान वगैरह कहीं का, मैं देखता तो नहीं हूँ लेकिन वो न्यूज वगैरह में दिखाते रहता है। बहुत बकवास चीजें देखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें एक आया था, तो वो छोटा पुरुष ऐसे याद कर लो, स्वल्प पुरुष। तो स्वल्प त्रिफला पुरुष यानी परुषक। नेक्स्ट है सुगंधित त्रिफला। सुगंधित त्रिफला में कहते हैं ना किसी को कि
बढ़िया स्मेल आ रही है तो उसको बोल दिया कि जा पगले जी ले अपनी जिंदगी, है ना, कि बढ़िया स्मेल है, स्मेल करो। तो जा पागल ऐसा करके, जा यानी जातिफल, पागल मतलब पूक और लवंग, हम ऐसे याद रखते हैं कि जा पागल ले जाए खुशबू। ठीक है, तो सुगंधित रफला, जातिफल, पूक और लवंग। एक बात यहां याद रखने की है, जो सवाल पूछा जाता है कि लवंग का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, तो आप लिख लो पुष्प कलिका। लवंग की पुष्प कलिकाएं इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मैथुन योग्य आयु, आचार्य चरक 16 से 70 वर्ष, चरक 16 से 70 वर्ष। आचार्य सुश्रुत 25 से 80 वर्ष। आचार्य शारंगधर 20 वर्ष। चरक 16 से 70, सुश्रुत 25 से 80। याद ऐसे रख सकते हो, देखो चरक की अर्ली एज है, स्टार्ट की 16, और जो एज है मैक्सिमम वो भी पहले ही आ जा रही है, इसलिए 70। सुश्रुत क्योंकि 25 लेट स्टार्ट की है एज इन्होंने, तो इनकी जो एज है वो आगे तक है 80 ईयर्स तक, ऐसा भी याद रख सकते हो। तो 16 से 70, 25 से 80 सुश्रुत। शारंगधर की बात करें तो 20 वर्ष, है ना, शारंगधर का नाम ध्यान से दिख रहे होगे, 20 जैसे लग रहा है, उल्टा 20 लिख दिया हो, 20 या 21, तो 20 वर्ष। नेक्स्ट है विवाह योग्य आयु। तो विवाह, सुश्रुत ने कहा 25 और 12, मेल 25 साल और फीमेल 12 साल की आयु होनी चाहिए विवाह के लिए। लेकिन जब बात आती है गर्भाधान की, है ना, प्रेगनेंसी की, तो महिला की उम्र कम से कम 16 साल की थी, 25 वर्ष और 16 वर्ष गर्भाधान योग्य आयु, 25-16। वाग्भट की बात करते हैं, अष्टांग संग्रह, तो यहां देख रहे हो विवाह योग्य आयु 21 और 12, विवाह योग्य आयु 21 और 12, तो मेल 21, फीमेल यहां भी 12 की ही है। लेकिन गर्भाधान में वो सेम ही है जैसा सुश्रुत ने कहा, 25 और 16। विवाह में लेकिन 21 और 12 हो गई। अष्टांग हृदय की बात करें, उन्होंने गर्भाधान योग्य आयु बताई है, तो वो बताई है 20 और 16 गर्भाधान योग्य, 20 और 16, तो महिला की 16 ही है गर्भाधान के समय। पुरुष की आयु हृदय ने चेंज कर दी, 20 वर्ष कर दी 25 की जगह। नेक्स्ट है रसायन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट। तो पहले तो शारंगधर के कुछ उदाहरण लिख दिए। देखो एक सवाल पूछा जाता है, चाहे तो लिख लो, बात हुई है वैसे हमारी चरक सूत्र 4 के अंदर, कि किस आचार्य ने दीपन पाचन द्रव्यों की सा उदाहरण व्याख्या की है। लिख लो दीपन पाचन द्रव्य सा उदाहरण, आचार्य शारंगधर। दीपन पाचन आदि लिखना, आदि करके, कि दीपन पाचन आदि द्रव्यों की सा उदाहरण व्याख्या, आचार्य शारंगधर। इसके बाद भाव प्रकाश में भी आई है, लेकिन शारंगधर पहले के हैं, भाव प्रकाश बाद के हैं। अगर आपको नहीं पता तो वो भी लिख सकते हो कि शारंगधर का जो टाइम है वो 13th सेंचुरी पूर्वार्ध, पूरा लिखना, 13th सेंचुरी का पूर्वार्ध यानी अर्ली टाइम। भाव प्रकाश का बोलेंगे 16वीं शताब्दी। 16वीं ठीक है, सदी। तो 16th सेंचुरी भाव प्रकाश। तो शारंगधर 13वीं सदी का पूर्वार्ध और सुश्रुत 16वीं सदी, जो इनके टाइम है। तो पहले शारंगधर ने उल्लेख किया, इसलिए आंसर शारंगधर लगाना है। तो शारंगधर ने उसी चैप्टर के अंदर रसायन द्रव्यों के उदाहरण दिए हैं कि रसायन कौन कौन से होते हैं, नाम लिखे हुए हैं कुछ, गुगलू, हरितकी, अमृता और रुदंती। गुगलू, हरितकी, अमृता और रुदंती। हम कोड याद रखते हैं, शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है, तो अमृता जो है मैच खेलने गई होगी क्रिकेट शारंगधर के साथ। ठीक है, अब शारंगधर ने गुगली बॉल फेंक दी होगी, तो उससे ये हार गई तो रोने लगी। ठीक है, तो शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है। आगे देखेंगे। चरक, वाग्भट, इन्होंने रसायन के दो भेद बताए। रसायन दो तरह के बताए, एक है कुटी प्रावेशिक और एक है वातातपिक।
नाम से पता चल रहा होगा, कुटी प्रावेशिक यानी कुटी में रहना है इसको खाते समय। ठीक है, मतलब आप एक चैम्बर में बंद हो गए हो, वहीं पर रसायन का सेवन कर रहे हो, तो वो है कुटी प्रावेशिक। दूसरा है वातातपिक, कि आप वात और आतप का सेवन कर सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, जैसे आजकल च्यवनप्राश मान लो पेशेंट्स को दिया जा रहा है। ठीक है, तो च्यवनप्राश खा के बाहर भी जा सकते हैं, वो कोई रोक टोक नहीं रहा होगा। तो याद रखेंगे, ये हो गई वातातपिक विधि। और समझ में आ रहा होगा कि भाई जहां चैम्बर में बंद हो, इतने सारे रूल कायदे कानून फॉलो कर रहे हो, तो ये विधि जो है ये मेन विधि है, कुटी प्रावेशिक। तो ये प्रधान है, कोई पूछे इन दोनों में प्रधान कौन सी है, तो कुटी प्रावेशिक। किसके ज्यादा गुण मिलेंगे, कुटी प्रावेशिक के। आगे देखेंगे आचार्य डलहन। डलहन ने 3 भेद बताए, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। रसायन 3 तरह के, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। काम्य वाले पुनः 3 तरह के होते हैं, प्राण काम्य, मेधा काम्य और श्री काम्य। याद रखना, डलहन रसायन के 3 भेद, अजस्त्रिक, नैमित्तिक और काम्य। अजस्त्रिक वो होते हैं जो प्रतिदिन सेवन किए जा सके, प्रतिदिन। उदाहरण में शीर घृत अभ्यास। ठीक है, जैसे आप घर में क्या करते हो, दूध है या घी है, उनको डेली खा सकते हो, कुछ विचार नहीं करना। दूसरे होते हैं नैमित्तिक। नैमित्तिक नाम से पता चल रहा है, किसी व्याधि के निमित्त जिनका सेवन किया जा रहा है, ठीक है, व्याधि को ठीक करने के लिए। तो जैसे शिलाजीत है, मान लो कि किसी को प्रमेह हो या मूत्र मार्ग की कोई व्याधि हो। भल्लातक हुआ, किसी को प्रमेह हो या कुष्ठ हो, सब जगह काम करता है। इसी तरह तुवरक है ना, किसी को स्किन डिसऑर्डर हो कोई, मान लो उस तरह से। तो नैमित्तिक होते हैं किसी व्याधि के निमित्त जो खाए जाए। तीसरे होते हैं काम में, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, है ना, इनका पर्पस ये नहीं है डिजीज ठीक करनी है, कुछ खास प्रयोजन है। तो 3 भेद दिए इनके, जैसे कोई चाहता है कि मेरे प्राणों की वृद्धि हो, मेरे प्राण बने रहे, है ना। दूसरे मेधा काम में, कोई मेधा चाहता है, ब्रेन चाहता है अच्छा मेरा काम करे। और तीसरे श्री काम में, बबीता। बबीता, Yes, sir. आचार्य सुश्रुत ने शारीर में कितने मेध्य योग बताए हैं, शारीर स्थान में, शारीर 10। और कोई? 4. 4. 4 योग हैं, ठीक है। और एक वहां आपको बताया होगा कैडर। कैडर क्या है? पर्वतीय निम्न. पर्वतीय निम्न. पर्वतीय निम्न। यानी ठीक है बबीता, पता नहीं शायद आवाज आपको नहीं आ रही, मुझे लगता है प्रॉपर, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, सिग्नल वीक रहते हैं उधर। ठीक है, चलो आगे देखो। श्रोत्सों के लिए हितकर रसायन औषधि हैं, पिपली, भल्लातक, गुगलू, रसोन, कस्तूरी और रुदंती। अब ये कुछ काफी टाइम पहले हम इस तरह ही पढ़ते थे, कि जैसे गाइड फॉलो किया करते थे। एक गाइड पहले लोग फॉलो किया करते थे, प्रवीण चौधरी। ठीक है, तो वहां पे इस तरह की चीजें आदि हुई थी। ठीक है, तो श्रोत्सों के लिए हित का रसायन औषधि दिया, तो पिपली, भल्लातक, गुगलू, रसोन, कस्तूरी, रुदंती, काफी सारे नाम है, आप ध्यान रखना खासकर गुगलू पे। शायद बबीता बोलने की कोशिश करी, बबीता माइक ऑफ कर लो। जवाब मिल गया, कोई बात नहीं है, उधर सिग्नल वीक हो गया, समझ गया मैं, परेशान नहीं हो। तो आप गुगलू इसको याद रखोगे और लिख लो, ये सवाल आ चुका है कि गुगलू कैसे काम करता है, तो आप लिख लो माइक्रो चैनल्स के ऊपर काम करके, है ना, या फिर कह लो कि माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर कर देता है, तो माइक्रो चैनल्स पे काम करता है। और माइक्रो चैनल्स को ही हम लोग श्रोता समझ लेते हैं, याद रखना। फिर है जठराग्नि के लिए पिपली और चित्रक, धातवाग्नि के लिए आमलकी और अमृता, अग्निवर्धक रसायन है कुछ, जैसे स्वर्ण, कस्तूरी, कुपीलू, अभ्रक, मकरध्वज। तो मैं याद करने को आपसे कुछ नहीं कह रहा, पहले की बातें थी, अभी किसी काम की है नहीं ज्यादा है, इतना तो आप समझ ही लेते होगे। आगे देखोगे नैमित्तिक रसायन दिए हैं कुछ, इनमें देख सकते हैं 2-3 चीजें हम। जैसे हृदय रोगों में अगर हम देखें, तो अर्जुन और शालपर्णी यहाँ लिखे हुए हैं, अर्जुन और शालपर्णी। आप ये भी जानते हो कि अर्जुन को जब महाकषाय में रखा गया है, तो किस महाकषाय में रखा गया है? उदर्द परशमन. उदर प्रशमन में रखा गया है। ठीक है,
तो अर्जुन को उदर्द प्रशमन महाकषाय में रखा गया है, जबकि यहां हम देख रहे हैं कि हृदय रोगों के अंदर यूज होता है। शाल पढ़नी है साथ में। राजयक्ष्मा में देख लो, पिपली, नागबला, शिलाजीत, तो नागबला याद रख सकते हो, नागबला राजयक्ष्मा में। नेक्स्ट है पांडु। पांडु में लोह। तो आपको बताया होगा एनीमिया के अंदर लोह काम कैसे करेगा, कि इंडिया में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया कौन सी है? आयरन डेफिशिएंट। आयरन आयरन डेफिशिएंट। डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंट होती है जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक होता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। बेटा माइक ऑफ कर लेंगे। बेटा सिग्नल वीक आ रहे हैं, आप में से जो कोई बोलने की कोशिश कर रहा है अपना अभी माइक ऑफ कर लो, मेरे से अलग से पूछ लेना, कुछ पूछ रहे हो तो, है ना? आपके सिग्नल प्रॉपर नहीं है तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, बोल रहे हो। खैर, पांडु में लोह का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट आपको बताया मैंने कि इंडिया में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया वो है आयरन डेफिशिएंट, और उसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप होता है। नेक्स्ट है आमवात। तो आमवात में अमृत भल्लातक का प्रयोग। आमवात, अमृत भल्लातक। नेक्स्ट है प्रमेह। प्रमेह में शिलाजीत, हरिद्रा और आंवले का प्रयोग। प्रमेह, शिलाजीत, हरिद्रा, आंवला। तो आप ये जान ही जाओगे आज जब अगले पढ़ लोगे, तो हरिद्रा और आंवला इनका स्पेशली वहां प्रयोग लिखा हुआ है प्रमेह के अंदर। और शिलाजीत तो करता ही है मूत्र संस्थान पे काम। शीत पित्त में हरिद्रा। शीत पित्त को फिलहाल आप अर्टिकेरिया समझ सकते हो। शीत पित्त है, उदर्द है, दोनों कंडीशन को हम लोग अर्टिकेरिया के साथ रिलेट कर लेते हैं मॉडर्न में। तो इसमें हरिद्रा का प्रयोग। ठीक है, हरिद्रा खंड अवलेह दिया भी जाता है ऐसी कंडीशंस में, तो वैसे भी याद रख सकते हो। कुष्ठ में तुवरक, श्वास में भल्लातक, और मेदो रोग में हरित की और गुगलू का प्रयोग। तो गुगलू स्पेशली याद रख लेना, गुगलू मेदो रोग के अंदर। और ये भी लिख लो, लिखो आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट, गुगलू का लंबे समय प्रयोग करना क्या कर सकता है? सामने लिख लो, क्लैव्यता। तो क्लैव्यता कर सकता है गुगलू लंबे समय प्रयोग करने पे। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है नैमित्तिक रसायन के अंदर? तो हृदय रोगों में अर्जुन याद कर लेना, राजयक्ष्मा में नागबला, आमवात अमृत भल्ला तक, ये स्पेशली याद रखना, आमवात में अमृत भल्ला तक। शीत पित्त में हरिद्रा है, तो और कोई खास नहीं। नेक्स्ट पार्ट आता है वाजीकरण। बेटा देखो, शुरुआत है, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं कि अभी जो फर्स्ट पार्ट है चरक का वो हो चुका। कई लोगों ने लेट ज्वाइन किया होगा मान लो, है ना, कई ने बीच में ज्वाइन किया, कुछ समस्याएं रही, होता है अभी। लेकिन ज्यादातर मैं आप लोगों के टच में हूं तो कह सकता हूँ कि अब ज्यादातर लोग स्टेबल हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। तो चिकित्सा वाला पार्ट है, जरूरी पार्ट है, शुरुआत हुई है, आज पहली क्लास है। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल अच्छे से चलो। आप जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया हो, ये पार्ट 2 में कंसिडर करते हैं हम लोग, तो इसको आप ये मान सकते हो कि नई शुरुआत है बिल्कुल यहाँ से। ठीक है, तो आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो कि आप शुरुआत से टच में हो अभी, और हर चीज याद करते चलो। और यहीं पे जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा वो हेल्प करेगा आगे की चीजों को पढ़ने के लिए, है ना? और मजा उसी में है कि जो पहले से पढ़ रहा है ना, उसको पीछे छोड़ दो। देखते हैं वाजीकरण। तो शारंगधर, वाजीकरण द्रव्य हर्षकर होते हैं और शुक्रल द्रव्य शुक्रकर होते हैं। तो वाजीकरण द्रव्य जो मेनली है वो कहना चाह रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं, कि हर्ष को बढ़ा देते हैं, और शुक्रल द्रव्य को सीधे शुक्र पे काम करते हैं, शुक्र को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वाजीकरण के उदाहरण नागबला और कपिकच्छु, और शुक्रल के उदाहरण अश्वगंधा, मूशली, शर्करा और शतावरी। कुछ ऐसे हैं जो शुक्र का जनन भी कराते हैं और शुक्र का प्रवर्तन भी कराते हैं, तो शुक्र को उत्पन्न करने वाले और उसको निकालने वाले भी। इसमें दुग्ध, माश, भल्लातक और आंवला, ये सारी चीजें आ जाती हैं। याद कैसे रखोगे? ध्यान से अगर देखोगे तो शुक्रल जो शाह से स्टार्ट होता है, जो शुक्र कर होता है, इसके जितने भी आंसर है ना, सब में देखो शाह बना हुआ है। शतावरी, शर्करा, मूशली और अश्वगंधा, तो ये देख पा रहे हो सब में शाह है।
तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, शाह वाले सारे आंसर शाह के साथ मैच कर दो। ठीक, जो बचे नागबला कपी कच्छू, वो दोनों वाजीकरण है। या फिर ऐसा भी कर लो कि वाजी घोड़े का पर्याय होता है, हॉर्स को बोलते हैं वाजी। ठीक है, ये देख पा रहे हो नाग है और इधर कपी यानी बंदर। तो सारे जानवर में इस तरह भी याद कर लेता हूँ कि जानवरों के नाम सारे एक साथ आए हैं, ऐसा करिए, वाजी नाग कपी, ऐसा करिए। और शुक्र जनक प्रवर्तक में दुग्ध माश भल्लातक और आंवला, इनको देख लेना, दुग्ध माश भल्लातक और आंवला की। और कुछ द्रव्य लिखे इन्होंने। शुक्र प्रवर्तक कौन है? तो स्त्री, शुक्र शोषक हरित की, शुक्र रेचक बृहतिफल और शुक्र स्तंभक जातिफल। बिल्कुल याद रखेंगे इनको भी। शुक्र प्रवर्तक है स्त्री, शुक्र शोषक है हरित की, शुक्र रेचक बृहतिफल, रेचक बृहतिफल और शुक्र स्तंभक जातिफल। ठीक है, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे।